जय हिंद फौजियों। आज से जो है आपकी देखो मिशन वर्दी बैच 2023 की शुरुआत हो रही है और आज जो है आपका क्लास नंबर 1 रहेगा। आज जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं आर्मी जीडी ट्रेडमैन का। देखो 12 से 25 अप्रैल के बीच में जो पेपर होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। आर्मी ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है, आप सबको मालूम है। जितने भी लोगों को 2023 में इंडियन आर्मी में जाना है उनको मालूम है कि पहले आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी और 12 से 25 अप्रैल के बीच में होगी। तो अभी से देखोगे तो करीब करीब आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचा है बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो आज से आपकी रोज शाम 7 बजे जो है, आज से जो है आपकी देखो रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि 12 से 25 अप्रैल आर्मी परीक्षा के लिए रहेगी, आर्मी जीडी ट्रेडमैन की। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्लास को, आज के सेशन को। मिशन वर्दी बैच 2023 आज से आपका शुरू हो रहा है। अग्निवीर आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर जो है हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें आपका जो पैटर्न है, जिस प्रकार का जीडी का, जो भी लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको मालूम नहीं होगा तो देख लो कि इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। जीके के 15 सवाल रहेंगे, जीएस के 15 सवाल, मैथ के 15 सवाल और रीजनिंग के 5 सवाल। टोटल आपके 50 सवाल होंगे। आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में एक सवाल होगा 2 नंबर का, तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। और हर किसी को जो है 40 प्लस करना होगा, 40 से लेके 45 के बीच में एकदम फिर सेफ हो जाओगे, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। इतना बिल्कुल करवाएंगे आपको, बस कंटिन्यू क्लास लेते रहो। रोज शाम 7 बजे सिलेक्शन आपके हाथ में लेकर आएंगे, आपकी मुट्ठी में लेकर आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक एक बार जल्दी से शेयर कर दो। जितना भी लोग इस बार आर्मी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उन सभी तक इस क्लास को शेयर करो। हर कोई लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी में 2022 में बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमने करवा दिया है। अब आपकी बारी है 2023 में सिलेक्शन लेने की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू होगा आपका। देखो याद रखना, पहले जीके का 15 सवाल रहेगा, फिर जीएस का 15 सवाल, फिर मैथ का 15 सवाल और फिर रीजनिंग का 5 सवाल। टोटल 50 सवाल होते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो है आपका यहां से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने देखो यहां पर आ चुका है। श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? हु रोट श्रीमद् भगवत? तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास या फिर वाल्मीकि? जो श्रीमद् भगवत है इसका रचना किसने किया? मतलब कि भगवत गीता अगर सीधे बोला जाए तो, ठीक है। तो भगवत गीता की रचना याद रखनी है, देखो वेद व्यास ने की है, ठीक है। किसने किया है? वेद व्यास ने की है। वेद व्यास के द्वारा ही जो है देखो महाभारत की भी रचना की गई है, ठीक है। और श्रीमद् भगवत और महाभारत इन दोनों की रचना किस भाषा में हुई है पूछा जाता है, तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। महाभारत याद रखना, महाभारत जो है देखो आपका विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। एक एक चीज जो भी नोट करवाते चलूंगा उसको नोट करते चलना, क्योंकि यही नोट जो है आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। ये सवाल पूछा हुआ है आर्मी जीडी का 2020 का पेपर में, ये सेम सवाल देखो आ रखा है। वाल्मीकि ने याद रखना रामायण की रचना की है, पूछा जाएगा रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने, ठीक है। किस भाषा में की थी? तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा में ही की थी। ये पूछा हुआ सवाल है, ये दोनों का दोनों आया है, ठीक है। और फिर याद रखना जो रामायण है यह देखो आपका सबसे पुराना ग्रंथ है, ठीक है। ध्यान में रखना है, पूछा जाता है सबसे पुराना ग्रंथ कौन है, तो रामायण है, इतना चीज याद रखिएगा। अच्छा, तुलसीदास के द्वारा किसका रचना हुआ है? तो तुलसीदास के द्वारा याद रखना देखो रामचरितमानस का रचना हुआ है, ठीक है। इतना इतना चीज सब लोग को याद रखना है, एक एक चीज नोट करते चलना, क्योंकि आपको यही चीज जो है सिलेक्शन दिलवाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, ये राज्य लिखा हुआ है कौन सा है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? देखो अभी बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका, ये यहाँ पर दक्षिण भारत का राज्य पूछा है। और अभी जो आपका पेपर हुआ था ना 13 नवंबर को, उसमें पूरा भारत का पूछा था, ठीक है, कि पूरा भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखोगे जब पूरा भारत का सबसे लंबा तटरेखा बोलेगा तो ये गुजरात का है, ठीक है। जब पूरा भारत का सबसे लंबा तटरेखा बोलेगा तो गुजरात का है। और यही सवाल देखो आपका 16 अक्टूबर एंड 13 नवंबर दोनों आर्मी परीक्षा में आया है। और यहां पर भी दक्षिण भारत वाला बताना है, तो दक्षिण भारत में जो सबसे लंबा है यह है देखो आपका आंध्र प्रदेश। डी वाले सही होंगे, डी वालों का जवाब यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। अगला सवाल मिला हुआ है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन इज वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड? जो विश्व श्रमिक दिवस है इसको कब मनाते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, जितना भी लोग 2023 में आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो, 10 फरवरी से ऑल ओवर इंडिया का फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। 10 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपका जो है फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब कोई। और आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा होगी अब कंप्यूटर पर बैठ के 12 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच में होगी। ठीक है, तो आप ही से देखोगे तो आपके पास करीब करीब 60 दिन का समय है सिलेक्शन लेने के लिए, तैयारी करने के लिए। और 60 दिन में आपको 40 प्लस करना है और हम आपको 40 प्लस करवाएंगे, बिल्कुल 200% फिक्स समझो। बस कंटिन्यू क्लास अटेंड करो रोज शाम 7 बजे। बाद में और भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी अलग अलग टाइम पे। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह देखो मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, ए वाले सही होंगे, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस, चीन, भारत। 3 ऑप्शन है, 3 में ही आपका सही जवाब मिल जाएगा। जल्दी से करना और बताना, विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो विश्व में जो है देखो जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका रूस है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 7वां स्थान है विश्व में। अच्छा, अभी जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम हो चुका है। ठीक है, याद रखना, पर आधिकारिक तौर पर अभी चीन ही है। अगर केवल चीन ऑप्शन में देगा तो याद रखना आधिकारिक तौर पर प्रथम में अभी चीन है, पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर भारत प्रथम पर जा चुका है। लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा ना होने के कारण इसका दूसरा स्थान ही माना जाता है। ठीक है, जनसंख्या में, याद रखना सब कोई। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है कि विश्व में कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? बांग्लादेश, रूस, जर्मनी, ईरान। किस देश के द्वारा जो है देखो अंतरिक्ष में प्रथम बार कृत्रिम उपग्रह को भेजा गया? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब करेंगे। विश्व में कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश, तो वह पहला देश है देखो आपका रूस। ठीक है, याद रखेंगे, ए वालों का जवाब सही है। अच्छा, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ठीक है याद रखना, प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरिक्ष में गया वो कौन है? तो वो है देखो यूरी गागरिन। नोट करते चलेंगे जो भी चीज आपको नोट करवाया जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन आपको इन्हीं चीजों से मिलेगी। और यूरी गागरिन को भेजा किसने था? तो रूस ने। ठीक है, पूछा जाएगा कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री किसने भेजा? रूस ने भेजा। कौन है प्रथम अंतरिक्ष यात्री? यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से भी पूछा गया था कि चंद्रमा पर प्रथम मानव कौन गया? ये आपका अभी देखो 15 जनवरी को जो पेपर हुआ इंडियन आर्मी को उसमें आया था। तो चंद्रमा पर जो प्रथम मानव है, जाने वाला मानव, वह कौन है? तो वह है देखो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, याद रखना है। कौन से देश ने भेजा था चंद्रमा पर प्रथम मानव? तो यूएसए ने, अमेरिका ने भेजा था। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये दोनों का दोनों पूछा है। ये वाला पूछा था देखो 2021 का पेपर में आर्मी का, ये वाला पूछा भी देखो बिल्कुल 15 जनवरी को ही आया इंडियन आर्मी का पेपर में। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मेन कैम्प का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मेन कैम्प? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर मैजिनी? निम्न में से वह कौन है जिसने मेन कैम्प को लिखा? मेन कैम्प को लिखने वाला कौन है? यह सवाल पूछा हुआ है आपका इंडियन आर्मी का 2020 का जीडी वाला पेपर का है। ठीक है, मेन कैम्प का लेखक कौन है? मेन कैम्प नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? तो यह देखो लिखने वाला है हिटलर। ए वाले सही होंगे, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा इसका एक बहुत मशहूर कथन है जो कि बहुत ज्यादा बोला जाने वाला वचन है, ये आया हुआ अभी, ये देखो, एक राष्ट्र एक नेता एक जनता। ठीक है, ये पूछा हुआ है इंडियन आर्मी ने, एक राष्ट्र एक नेता एक जनता, ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा यह कहा गया हिटलर के द्वारा। ये आया हुआ है 2020 का ही इंडियन आर्मी का पेपर में। ठीक है, तो सब लोग को याद रखना है। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या पूछा है यहाँ पर कि भारत में सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम 26 किलोमीटर इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलो बिल्कुल सही जवाब सबको ही करना और बताना, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है लगभग सब लोग को मालूम होगा, ये है देखो हीराकुंड बांध। ठीक है, कहां पर है? तो याद रखना है उड़ीसा में है। जो टिहरी बांध है ये याद रखिएगा, यह जो है भारत का
सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, कहां पर है, उत्तराखंड में है। अच्छा, जो भाखड़ा नांगल बांध है ये याद रखना है, यह जो है देखो आपका सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा सब कोई। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। तीनों का तीनों आया हुआ इंडियन आर्मी का पेपर में पहले भी, तो सब लोग ध्यान में रखोगे। चलो जी, अगला सवाल है आपका कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हजरत मोहानी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, AR रहमान। अगला है देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? इस सवाल का सही जवाब क्या है? जल्दी से आंसर सबको ही करना और बताना। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं ये हैं देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके साथ साथ याद रखना है ये जो है देखो हमारे भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति भी हैं। इसके साथ साथ यह जो है देखो प्रथम भारत रत्न विजेता भी है, ठीक है, नोट करते चलिएगा सब कोई। ये जो है प्रथम भारत रत्न विजेता भी है। और याद रखना है कि इन्हीं के बर्थडे होता है 5 सितंबर को, इन्हीं का बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है 5 सितंबर को। और इसी दिन जो है देखो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये भी 16 अक्टूबर को जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि शिक्षक दिवस किसका जन्म दिवस के दिन मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन, ठीक है, याद रखना सब कोई। चलो अगला सवाल आपके सामने है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, नीरजा भनोट, विजय लक्ष्मी पंडित, आरती शाह। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हुई? सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब सब लोग का यहाँ पर आना चाहिए और करना है। तो भारत की जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं ये है देखो ये कौन है? तो ये है देखो आपकी मीरा कुमार, ठीक है। जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। ए वाले सही होंगे, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, इंडियन आर्मी GD का ही पेपर में पहले पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा और सब लोग जो है यहाँ पर अपना अपना आंसर बताएंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह देखो की गई है A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्यूम ह्यूम के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का प्रीवियस पेपर का। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम अध्यक्ष याद रखना ये थे देखो WC बैनर्जी, ठीक है। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, मानो पूछ दिया गया प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष याद रखना यह देखो बनी है एनी बेसेंट, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे देखो पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हुई, तो अगर भारतीय जोड़ देगा तो याद रखना है ये थी देखो सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर केवल महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट और भारतीय लगा के पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। अच्छा, A.O. ह्यूम ने कब स्थापित किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो 1885 में, याद रखना पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा बॉम्बे में हुआ है, ठीक है। इतना चीज सब लोग को मालूम होना चाहिए, एक भी चीज मिस मत करना क्योंकि पूछा जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल। चलो अगला सवाल है देखो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन? सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी में है इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसने बोला? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता है यह देखिए कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ए वालों का जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके सामने है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द लिपुलेख पास लोकेटेड? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। डी में है देखो बिहार। जो लिपुलेख दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है? जो लिपुलेख दर्रा है यह किस राज्य में बना हुआ है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो लिपुलेख दर्रा है यह देखिए आपका उत्तराखंड में स्थित है। ए वाले यहां पर सही होंगे, जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन ए हो गया, बहुत बढ़िया, ए वाले सही हो। चलो अगला सवाल मिला है कि काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है? कायरो इजिप्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नील, शिकागो, नीपर या फिर नेवा? जो मिस्र है यह किस नदी के किनारे स्थित है?
जो मिस्र है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो मिस्र शहर है यह देखो नाइल रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, मिस्र को याद रखिएगा, जो मिस्र शहर है इसको देखो नील नदी की देन, ठीक है, नील नदी की देन या फिर नील नदी का उपहार भी बोलते हैं। किसको? तो मिस्र शहर को। ठीक है, सब लोग को याद रखना है। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? किस नदी की जो सहायक नदी है यह बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है? ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी बोलता है कि पद्मा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से देखो जानते हैं गंगा को। ठीक है, याद रखना गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। पूछा जाएगा कि गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो गंगा को जो है बांग्लादेश में देखिए पद्मा बोलते हैं। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे। चलिए अब जो है आपका जीके का अंतिम सवाल है, इसके बाद जो आपका साइंस का शुरुआत हो जाएगा। क्या सवाल है देखो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है यह किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है यह देखिए मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और जमुना किस नदी को बोलते हैं? तो जमुना याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। कहां पर? तो बांग्लादेश में। ठीक है, और पद्मा वाला अभी भी बता दिया, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, अब यहां से आपका साइंस रहेगा। ठीक है, जीके का जो है देखो आपका 15 सवाल हो चुका है। अब जो है यहां से आपका साइंस का 15 सवाल रहेगा। क्या सवाल देखो दिया हुआ है कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन? लिस्टर ने, रोनाल्ड रॉस ने, फिनेल ने या फिर जॉन ई साल्क ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार हुआ? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जो पोलियो वैक्सीन है इसका आविष्कार किया है जॉन ई साल्क ने। डी वाले सही होंगे, डी वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही है। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? सही जवाब क्या होगा? जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हो याद रखना 10 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई सबको ही कर लेना। ठीक है, याद से। और इसके साथ साथ याद रखनी है कि एग्जाम डेट आपका 12 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल किया गया है फिक्स। इसी के बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में एक साथ होगा, पूरा भारत में पहले आपका इस बार एग्जाम होगा। बात करें कि सर कितना सही करना पड़ेगा, तो फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा सब होने के बाद। तो 42 प्लस कितना क्रॉस रखना, तभी सिलेक्शन फाइनल कह पाओगे फाइनल मेरिट में। इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज याद रखना है देखो बैटिंग व बेस्ट ने किया है। ठीक है, बी वाले सही होंगे, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से विषाणु के कारण, निम्न में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस? चेचक, मलेरिया, हैजा, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको यहाँ पर 3 बीमारी का ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि वह कौन सा बीमारी है जो कि विषाणु के कारण होता है, जो कि देखो आपका वायरस के कारण होता है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही करोगे और जल्दी से बताओगे। तो वह बीमारी जो कि विषाणु वायरस के कारण होता है वह विषाणु है, वह देखो वह बीमारी है आपका चेचक। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो आप सब जानते हैं मच्छर की वजह से, मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर मच्छर ऑप्शन में नहीं देगा तो याद रखना ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मच्छर जब काटते हैं तो उससे प्रोटोजोआ फैलता है और उससे जो है देखो मलेरिया होता है। हैजा किसकी वजह से होता है? तो हैजा 2 चीजों से, पहला दूषित पानी और दूसरा दूषित पानी में जीवाणु फैलते हैं, इस वजह से होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन देखा हैजा वाले में तो सही है। ये पूछा हुआ सवाल है हैजा वाला, तो याद रखना सब कोई। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या है कि निम्न में से कौन सा स्वपोषित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक? तितली, शैवाल, मशरूम, डी में है टिड्डा। निम्न में से वह क्या है जो कि स्वपोषित है, जो कि ऑटोट्रॉफिक है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? जल्दी से आंसर करिएगा और सबके बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का आना चाहिए। निम्न में से वह क्या है जो कि स्वपोषित है? तो देखिए इनमें से जो आपका स्वपोषित है, जो कि खुद से खुद का पोषण करता है, यह शैवाल है। ठीक है, बी वाले सही होंगे, बी वालों का जवाब यहां पर सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या मिला है देखो आपका कि शैंपेन और सोडा में किसके कारण बुलबुले बनते हैं? व्हाट कॉजेज बबल इन शैंपेन एंड सोडा?
कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही जवाब क्या है? शैंपेन और सोडा में जो है देखो किस कारण से बुलबुले बनते हैं, जो शैंपेन और सोडा है इसमें किस कारण से बुलबुले बनने लगते हैं, इस सवाल का सही आंसर क्या है? तो इसमें देखिए बुलबुले बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और नाम है, इसका नाम याद रखिएगा, यह है देखो शुष्क बर्फ, ठीक है, सब लोग को याद रखना है, ये क्लियर रखिएगा। हाइड्रोजन गैस, एक चीज याद रखना, पूछा जाता है कि चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस होता है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन गैस होता है चिप्स का पैकेट में, ठीक है, याद रखना है, ये चीज सबको क्लियर रखना। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस यही है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सबको पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस कौन है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो गैस है यह देखो नाइट्रोजन है। ये पूछा हुआ सवाल है, 16 अक्टूबर को आर्मी पेपर में आया हुआ है, और कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। ये वाला सवाल देखो पूछा था 13 नवंबर को, तो ध्यान में रखना। ऑक्सीजन याद रखना दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस है, ठीक है, हमारे वायुमंडल में जो है दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस है, कितना परसेंट, तो 21%, पूछ सकता है, सबको नोट करते चलना। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध, इफ रेजिस्टिव वायर इज लेंथेंड, क्या दिया हुआ है, देन इट्स रेजिस्टेंस। सही जवाब क्या होगा? घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, डी में है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग को करना है और बताना है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो इससे इसके प्रतिरोध के साथ क्या होगा, तो इसका भी जो प्रतिरोध है यह देखो बढ़ता है, इसका भी जो प्रतिरोध है यह देखो बढ़ने लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? व्हाट आर टेम्पररी मैग्नेट्स मेड ऑफ? इस्पात से, नर्म लोहा से, तांबा से, चांदी से। चलिए बिल्कुल सही आंसर सबको करेंगे और बताएंगे। याद रखिएगा रोज शाम 7 बजे जो है अभी आपकी आर्मी जीडी की क्लास आने वाली है। रोज शाम 7 बजे सभी लोग को आर्मी जीडी एंड आर्मी ट्रेडमैन का क्लास अटेंड करना है, जो कि आपकी स्पेशल 12 से लेके 25 अप्रैल के बीच में आर्मी परीक्षा के लिए होनी जा रही है। आज से आपका बैच शुरू हो गया है। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो अस्थायी चुंबक जो है यह देखो नर्म लोहा से बनाए जाते हैं, ठीक है। इस्पात क्या है? जो स्टील है यह क्या है? तो याद रखिएगा यह जो है देखो सबसे इलास्टिक बोलते हैं इसको, ठीक है। यह जो है आपका सबसे इलास्टिक मतलब कि आपका सबसे लचीला पदार्थ है, ठीक है। फिजिक्स में अब कोई लोग प्लास्टिक बोलते हो, रबड़ बोलते हो, पर फिजिक्स के अनुसार ये होता है, और ये आर्मी जीडी का पेपर में पूछ रखा है, ठीक है। सबसे इलास्टिक, सबसे लचीला पदार्थ। और तांबा क्या है? तो तांबा से याद रखिएगा कि सोना को कठोर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोना को कठोर बनाने में तांबा का प्रयोग करते हैं। और ये पूछा हुआ सवाल है, अभी 13 नवंबर को जो आर्मी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि सोना को कठोर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तांबा का। तांबा का प्रयोग और चीजों में भी करते हैं, विद्युत तार बनाने में तांबा का ही प्रयोग करते हैं, और वायरिंग के लिए भी जो है देखो तांबा का ही प्रयोग करते हैं। चांदी क्या है? तो चांदी याद रखिएगा, चांदी जो है देखो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। किसका सबसे अच्छा सुचालक है? तो विद्युत का एंड उष्मा, हीट एंड एनर्जी का, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है श्यानता पर, प्लवन पर, प्रत्यास्था पर, या फिर पृष्ठ तनाव पर। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सबको ये आंसर करना और बताना है। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही सबको ये आंसर करोगे और बताओगे कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। याद रखनी है कि जितने भी लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है सब लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का जो सिद्धांत है यह देखो पृष्ठ तनाव पर आधारित है। डी वालों का जवाब सही होगा, डी वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। वह कौन सा तापमान है जिस पर देखिए जो जल का घनत्व है वह अधिकतम होता है? सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सबको ही करना और बताना है यहाँ पर। तो वह तापमान जिस पर देखो जल का घनत्व अधिकतम होता है वह तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये पूछा हुआ सवाल है
इंडियन आर्मी का 2021-2020 सभी सालों में जो है आ रखा है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमेन? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका यूनिट होता है? सही आंसर क्या है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सबको आंसर देना और बताना कि जो ल्यूमेन है यह किसका मात्रक है। तो जो ल्यूमेन है यह देखो मात्रक है आपका ज्योति फ्लक्स का। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, ये पूछा हुआ सवाल है, नोट करोगे। अभी 13 नवंबर को जो आर्मी का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें ये वाला सवाल आ रखा है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से सब लोग को आंसर करना है और बताना है सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही, यहां पर सबको ये आंसर करोगे और बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह देखिए किया है हाइजेनबर्ग ने। बी वाले सही हैं, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? चलिए सही जवाब क्या होगा? Which element plays an important role in clotting of blood? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयन या फिर कॉपर? सही जवाब क्या है? चलो जल्दी से सबको आंसर करना और बताना यहाँ पर कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही आंसर सब लोग को आना चाहिए और यहाँ पर बताना है इस सवाल का सही आंसर क्या है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो रक्त जमने में जो मुख्य भूमिका है यह देखिए होती है कैल्शियम। ठीक है, सब लोग को याद रखना है। अच्छा एक चीज याद रखना, अभी पूछा गया था कि खून में कौन सी धातु मौजूद होती है? खून या फिर इसी को रेड ब्लड सेल आरबीसी लिख सकता है, लाल रक्त कणिकाओं, कोशिकाओं। तो इसमें याद रखना लोहा होता है, आयन होता है। यह भी सवाल पूछा था। ठीक है, ये वाला सवाल जो है आपका देखो 16 अक्टूबर का आर्मी पेपर में आ रखा है। और जब लोहा का कमी होता है खून में, तो लोहा का कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए लोहा का कमी से होने वाला जो रोग है ये सबको नोट कर लोगे, यह देखो एनीमिया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इतना बेहतर क्लास चल रहा है, अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। सारे लोग शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस क्लास को फैलाइए, शेयर करिए अपने हर एक दोस्त तक। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? Who first found the speed of light? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, माइकल्सन। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया गया? प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम किसने दिया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सब लोग को करना और बताना है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग जो है यह देखो सर्वप्रथम ज्ञात किया गया रोमर के द्वारा। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग जो है यह देखो सबसे अधिक होता है निर्वात में। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां पर होता है? निर्वात में होता है। और सबसे कम, तो याद रखना प्रकाश का वेग जो है यह देखो सबसे कम होता है कांच में, ग्लास में। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा सब कोई। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा जो है देखो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? जो सूर्य की ऊर्जा है यह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो निर्माण है यह देखो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है देखो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है और साइंस का अंतिम सवाल है। ठीक है, 30 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो जीके का 15 सवाल हो गया, जीएस का 15वां सवाल है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? जो मानव त्वचा का अध्ययन करता है उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? सही जवाब क्या है? जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका, बिना देरी के जल्दी से सब लोग जवाब दोगे और करोगे। सही आंसर क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर देखिए मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला जो उस विज्ञान का शाखा है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको देखिए डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
चलिए अब यहां से आपके 15 सवाल रहेंगे मैथ के, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 31 नंबर सवाल है, देखो आपका यहाँ पे कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। क्या देखो आपको दिया गया है, तो आपको दिया गया है यहां पर, लिख लेते हैं सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना मिला है, देखो 150 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ बनाएंगे, बिल्कुल भी टफ मैथ नहीं बनाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैथ समझाने वाला हूं। क्वेश्चन बिल्कुल वही रहेंगे जो आते हैं इंडियन आर्मी का पेपर में, पर आसानी से समझेंगे जिससे सभी लोग बनाते चले। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है देखो 150। घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a² बराबर हो गया देखो 150, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर करेंगे तो 150, इधर ये 6 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में बटा में आ जाएगा। 6 से कट करो, कितनी बार में कट होगा, तो देखो 6 दूनी 12, आगे यहां पर बचा 3, तो 6 पचे 30, तो ए स्क्वायर बराबर 25, मतलब कि ए बराबर करेंगे तो हो गया रूट में 25, तो ए का मान आएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है यहां तक। अब देखो ए का वैल्यू 5 आ गया है। अब आपसे पूछा है घन का आयतन, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है घन का आयतन। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला है यह देखिए होता है a क्यूब, ठीक है। मतलब कि यहां पर हम लोग का हो गया 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब आप सब जानते हो ये होता है 125। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन डी 125। आ गया सबका, बहुत शानदार, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 125 वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल आपके सामने है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 40 मीटर, 12 मीटर, 45 मीटर, 15 मीटर। सही जवाब क्या होगा, एक स्कूटर सवार जो है यह देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब सब लोग को यहां पर करना है और बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि 54 किलो, एक सेकंड, यहां मिनट नहीं 1 सेकंड में बताना है, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, इन 1 सेकंड, ठीक है, याद रखना। चलो जी, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, चाल किस में मिला है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जो है क्या करते हैं, तो देखो 5/18 से जो है गुना करते हैं, ठीक है। तो 18 से 54 को काटो, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये हो गया देखो 3 गुना 15, ठीक है। कितना आएगा अब यहाँ पर आपका, और 3 गुना 5 हो गया, 5 है यहाँ पर, तो 5 तिगाई हो गया 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। जो सही जवाब है 15 मीटर, जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन डी 15 मीटर, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, अभी चाल कितना आया है, अभी यहाँ पे देखो एक चीज समझने लायक है कि 15 मीटर प्रति सेकंड है चाल, तो 1 सेकंड में पूछा था, तो 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 15 मीटर ही जा रहा है ना, प्रति सेकंड लगा हुआ है, तो 15 मीटर आ जाएगा। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए, गलती कोई भी नहीं करिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखना देखो कि जब भी ऐसा सवाल मिले तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी। तो यह देखो पहला वाला ए है, ठीक है, और यह जो है देखो यहाँ पर बी है। तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 6 गुना 12, और बटा में हो गया देखो आपका 6 प्लस 12, ठीक है। 12 छक कितना होता है, 72 होता है, 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। यहां तक सबको याद चुके हैं, कट कर दो, 18 4 जा 72, 18 चौक 72। जो सही जवाब है ये आया देखो हमारा 4 दिन। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी 4 डेज। डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, यहां पर देखो 220 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी है, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, यही दिया है ना। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर में हो गया 220, ठीक है यहां तक। अब क्या होता है देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, बराबर में कितना हो गया, 220 हो गया। अब 2 इंटू क्या दिया था देखो, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब कि बी दिया है, बी क्रमशः बोला है तो 8, और ऊंचाई मतलब कि एच, तो एच बराबर हो गया 5, ठीक है यहां तक।
अब चलिए इसको कर लेते हैं। एल देखो मिला नहीं है, प्लस में रहेगा हमारा बी, बी का मतलब 8 गुना में एच की जगह पे हो गया 5, बराबर में हो गया 220। ठीक है, इनको गुना कर लो आपस में, 5 दूनी 10 होता है, 10 को उधर भेज दो। ठीक है, तो इधर हो गया एल प्लस 8 और 5 दूनी 10, तो इधर 10 आ जाएगा तो भाग में आएगा। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, तो अब हो गया देखो एल प्लस 8 इक्वल टू 22, एल बराबर करोगे तो 22 माइनस 8 मतलब कि 14। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन डी, 14 मीटर। ठीक है, डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या मिला है आपको। अगला सवाल है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या दिया हुआ है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर सकती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, यह जो है यहाँ पर आप लोग को जवाब देना है और बताना है क्या होगा। तो देखो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है, रेलगाड़ी का चाल बताना है। तो चाल बराबर देखो फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितना है देखो 250 मीटर का, और समय कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 15 सेकंड। ठीक है, अभी देखिए ये आपका मीटर है और ये सेकंड है, तो मतलब मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। आपको जवाब देना है देखो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखो 18/5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्या होगा, तो अब ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा आपका बन गया है। इसको कट कर लीजिए। सबसे पहले देखो 3 से 6 बार में, फिर 3 से देखो 5 बार में। ठीक है, 5 से 250, 5 × 25 50 बार में, फिर 5 से 50 देखो 10 बार में। तो कितना आया, ये आया देखो 10 × 6, तो ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन बी, बी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पर कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको ये विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, 100 रुपए में बेच रहा है तो उसको जो है 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो याद रखना है देखो, जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालने को दिया जाए तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला होता है लाभ बटा में होता है देखो क्रय मूल्य, और फिर गुना में होता है 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको मालूम नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानो यहाँ पर जो हम लोग निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो 100 रुपया में बेचा है तो उसको 20 रुपया का लाभ हो रहा है, मतलब कि 20 रुपया उस पर कमा रहा है। तो अगर 20 रुपया नहीं कमाएगा तो क्या 100 में से 20 को घटा दो। जब वो 20 रुपया नहीं कमाएगा तो इसका मतलब उसने कितने में खरीदा था, तो उसने खरीदा था देखो 80 रुपए में। ठीक है, चलो तो बन जाएगा इस पे लाभ कितना का है देखो 20 रुपया का, क्रय मूल्य कितना है देखो 80, और फिर गुना में हो गया 100। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 8 4 बार में कटेगा, और 4 से जो 100 है यह देखो 25 बार में कटेगा। तो सही जवाब क्या है, यह है देखो आपका 25%। बी वालों का जवाब सही है। जितना भी लोग का आंसर ऑप्शन बी को गया बिल्कुल सही किए, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल आपको मिला हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, तो ए अनुपात सी का मान निकाले। ठीक है, ए अनुपात सी का मान निकालना है, तो सबसे पहले जो दिया रहे उसको गुना कर दीजिए, ए बटा बी, और फिर गुना में हो गया देखो बी बटा सी, बराबर में ए बाई बी का मान रख लो। तो ए बाई बी का मान देखो कितना है 2/3, 2:3 था, 2:3, तो 2/3 हो गया, इंटू में बी बाई सी, तो ये हो गया देखो 5/7। ठीक है, ये देखो बी से बी कट गया, तो ए बाई सी बराबर में कितना हो गया 5 दूनी 10 और फिर 3 सते 21, मतलब कि जब ए रेशियो सी लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 10:21। जो सही आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर यहाँ पर सही आया है, बहुत अच्छे। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मिला है कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए देखो संख्या बराबर x। ठीक है, अब क्या दिया है देखो कि संख्या के 3/4, मतलब कि ये संख्या है तो इसका का मतलब गुना हो गया। अब 3/4 मतलब कि हो गया देखो 3/4। ठीक है, फिर से दिया हुआ है का, तो फिर से का मतलब गुना, और फिर है 2/5 बराबर में कितना है, तो यह है देखो 204। ठीक है, 2 से 4 कटेगा देखो 2 बार में, हो गया यहाँ पर। अब कितना है, तो यह है देखो 3x बाई में 5 दूनी 10 बराबर में हो गया देखो 204। ठीक है, यहां तक सबको याद है।
अब क्या हो गया देखो x बराबर में 204 गुना में ये देखो 10 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कट कर लेते हैं। 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 छक 18, बचा हुआ है 2 और 4 तो हो गया देखो 8 तिया 24। x बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 68 गुना में 10 मतलब कि 680। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन डी। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, यह जो है आपको यहां पर बताना है। चलिए सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही, सब लोग को यहां पर आंसर करना है और बताना है सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, सबको यहां पर जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। जल्दी से जो है सब लोग को यहां पर आंसर आना चाहिए। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, तो देखो यहां पर आपका कुर्सी को 873 में बेच रहा है, मतलब कि आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 873। 10% का हानि होता है, हानि कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 10%। ठीक है, आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, अब जब भी आपको देखो क्रय मूल्य निकालने को बोले, जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया रहे और आपको क्रय मूल्य निकालने को बोले, तो फॉर्मूला होता है देखो आपका 100 बटा में होता है देखो 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुना में होता है देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब कितना हो गया देखो 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत करो तो कितना होगा, तो जब 100 माइनस हानि प्रतिशत करोगे तो 100 हानि प्रतिशत कितना है देखो 10, तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पर 90 और गुना में विक्रय मूल्य है देखो आपका 873। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से इसको काटो, 9 9 81, बचा कितना 6 बचा और फिर 3 मतलब कि फिर 9 7 63, तो ये हो गया अब देखो 97 गुना में 10, तो ये होता है 970। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी। हो गया सबका यहां तक। चलो चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या दिया गया है कि 80 का 30% बटा वॉट बराबर में 24। क्या देखो मिला है, 80 का लिखा हुआ है 30% बटा में लगा हुआ है वॉट, तो इसको हम लोग देखो वॉट बराबर मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहां पर हमने x लगा दिया, बराबर में हो गया 24। ठीक है, अब क्या है देखो 80 का मतलब गुना, अब ये है देखो 30% हटाएंगे तो नीचे बटा में 100 आएगा और ये पूरा नीचे x हो गया, बराबर में 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मानो कुछ नहीं तो x/1 है। अब इसको सिंपल यहाँ पर ये क्या होगा, तो अब ये देखो 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया, तो ये 24। अब ये जो भाग में था वो जस्ट उल्टा होगा, तो ये x यहाँ पर गुना में आ जाएगा और बराबर में 24 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा, जब x बराबर करोगे तो ये हो गया 24 बटा में 24, 24 कट होगा एक बार में, तो जो सही जवाब है ये आएगा ऑप्शन C1। सी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग सी किए हैं उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज रुपए 1080 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या है, चलिए कितना वर्ष बोला है, मतलब कि टी बताना है। आर देखो दिया हुआ है, आर कितना है, तो यह है 12%। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 3000 रुपया बोला है, मतलब कि पी, तो पी बराबर हो गया देखो 3000 और साधारण ब्याज बोला है 1080, तो एसआई बराबर हो गया देखो 1080। ठीक है, यहाँ तक। अब बताना क्या है हमको, समय बताना है टी, तो टी इक्वल टू देखो फॉर्मूला होता है 100 इंटू एसआई और बाई में होता है देखो आपका आर इंटू पी। ठीक है, तो ये हो गया 100, एसआई की जगह पे हो गया 1080। ठीक है, आर का जगह पे 12 हो गया और पी का जगह पे जो है देखो 3000 हो गया। ठीक है, यहां तक सबको याद चुके हैं। यह देखो 0 से 0 कटेगा, अब ये फिर जो है 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 9 होता है देखो 108 और 3 से जो 9 है ये कटेगा 3 बार में, तो जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन ए 3। ए वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। कितना लोग का आंसर ए आया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, 3 वर्ष होगा। ठीक है, कितना वर्ष में हो जाएगा, तो यह जो है देखो 3 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या मिला हुआ है देखो यहाँ पर आपको। अगला सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाती है, छोड़ी गई संख्या क्या है। चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग का यहाँ पर आना चाहिए। क्या होगा सही जवाब,
तो एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा सवाल मिले 5 संख्या का औसत 18 बताया है तो हम लोग पहले 5 संख्या का कुल योग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो यहां पर देखो लिख लेंगे 5 संख्या का कुल योग। ठीक है, तो ये हो गया 5 गुने 18, 18 पच्चे कितना होता है 90 होता है। ठीक है, अब क्या बोला है एक संख्या छोड़ देने पर, मतलब कि अब 4 संख्या हो गया। तो अब जो है यहां पर देखो निकाल लेंगे हम लोग 4 संख्या का कुल योग। ठीक है, तो ये 4 गुना में इसका औसत हो जा रहा है देखो 16, तो 16 चौका होता है 64। अब क्या पूछा है कि छोड़ी गई संख्या कौन सी है, तो उसके लिए क्या करिए इसमें से जो है इसको घटा दीजिए, जो 5 संख्या है उसमें से 4 वाले को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर हो गया देखो 90 माइनस 64, तो जब 90 माइनस 64 करोगे तो कितना बचेगा, तो यह देखो 26 बचेगा। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी 26। बी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका कि 81 का पावर है देखो माइनस में 1/4। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी का पावर माइनस में रहे तो उसके अंदर का जो संख्या है वो जस्ट उल्टा हो जाता है ब्रैकेट के अंदर का। तो अभी ये कुछ नहीं, तो देखो 81/1 है तो ये जस्ट उल्टा, मतलब कि अब हो गया 1/81। ठीक है, और इसका पावर सेम रहेगा 1/4, बस अब ये प्लस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो 81 है ये 3 का पावर जब 4 करोगे तो आपका 81 आएगा। ठीक है, मतलब कि जब 3 को 4 बार गुना करोगे तब जो है आपका देखो 81 आता है। ठीक है, तो 3 का पावर 4 कर देते हैं, मतलब कि ये 1/3। अब इसका पावर क्या करें हमने 4 कर दिया, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 1 का पावर कितना बार भी करो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, गुना में ये अब क्या है तो 1/4 पहले से था, देखो 4 से 4 कट गया, तो अब यहां पर हो गया 1/3 का पावर 1, तो पावर 1 कोई मतलब नहीं करता है। सही जवाब होगा देखो 1/3। सी वालों का जवाब सही है, जितना भी लोग का आंसर सी आया बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है आपको कि यहां पर देखो 27 दिया हुआ है, इसका पावर है आपका 2/3। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो 27 क्या होता है बिल्कुल उसी प्रकार से बनाएंगे, अभी अभी मैंने बनवाया ना उसी प्रकार से बनाओ। 27 कितना का पावर होता है, तो 27 याद रखना 27 जो है देखो 3 का क्यूब होता है। ठीक है, और गुना में हो गया यहाँ पर 2/3, ये देखो 3 से 3 कट गया, तो अब यहाँ पर हो गया देखो 3 का स्क्वायर, तो जो 3 का स्क्वायर है यह देखो 9 हो गया। बी वालों का जवाब सही है, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि शांत जल में एक नाव, ठीक है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं देखो लिख लेते हैं धारा की दिशा में चाल। ठीक है, यहां पर निकाल लेंगे धारा की दिशा में चाल। तो याद रखना शांत जल में जो नाव का चाल है उसको x लिखते हैं। ठीक है, और जो धारा का वेग है उसको y लिखते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है सबको, ये फॉर्मूला होता है। शांत जल में जो नाव का चाल बोलेगा उसको x लिखते हैं और जो धारा का वेग है उसको y लिखते हैं। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल बराबर फॉर्मूला होता है x प्लस y। ठीक है, तो x की जगह पे कितना है 13 है और y की जगह पे कितना है 4 है, तो 13 और 4 हो गया 17, मतलब कि ये आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या बोला है कि धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय बराबर देखो फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटा में चाल। ठीक है, देखो क्या बोला 68 किलोमीटर दूरी, तो दूरी आपको पता चल गया 68 किलोमीटर। चाल कितना है, तो चाल आया है 17 किलोमीटर। ठीक है, तो 17 से 84 को काटो, कितना बार में कट होगा, तो 17 चौक होता है 84, 17 फोरजा होता है 68, मतलब कि 4 घंटा। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन ए 4 आवर्स। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां से रीजनिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, अब जो है यहां से आपका रीजनिंग शुरू हो जाएगा। जीके का जो है देखो 15 सवाल हो गया, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, मैथ का भी 15 सवाल हो गया। अब जो है आपका देखो रीजनिंग का 5 सवाल यहां पर रहेगा। क्या दिया हुआ है कि प्राउड को इतना लिखते हैं तो ए बी ओ भी को कितना लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर लिख के देख लेते हैं। PROUD, पी को कितना लिखा है एस, फिर लिखा है टी, फिर है आर, आगे है डब्ल्यू और फिर है जी। देखो पी के बाद आर एस आने में क्या किया, आर को छोड़ा, मतलब कि एक संख्या छोड़ा। आर के बाद टी आने में क्या किया, तो होता है देखो आर एस पी क्यू आर एस टी,
ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ा। अब होता है MNO, फिर होता है देखो यहाँ पर PQR। ठीक है, क्लियर है सबका यहाँ पर। चलिए चलिए हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देखो, पी से आने में क्या किया, तो MNO PQRS, तो यहाँ पे 2 छोड़ा, फिर यहाँ पर 1 छोड़ा, फिर यहाँ पर देखो 2 छोड़ा और UVW। ठीक है, U के बाद फिर V को छोड़ा, 1 छोड़ा, फिर देखो D के बाद क्या होता है, तो D के बाद होता है E और फिर होता है A, तब लिखा G। मतलब कि पहले 2 छोड़ना है, फिर 1 छोड़ना है, फिर से 2 छोड़ेंगे, फिर से 1 छोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। तो यहां पर हो गया देखो ABOVE। ठीक है, पहले 2 छोड़िए, मतलब कि BC छोड़े तो हो गया D। ठीक है, अब B के बाद अगला वाला में 1 छोड़ा था तो 1 छोड़ो, तो अगला कौन सा होता है C को छोड़ेंगे तो फिर से अगला में क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, यहां तक। अब O के बाद अभी 1 छोड़ा था, अगले वाले में 2 छोड़ो, तो O के बाद क्या होता है, तो O के बाद होता है देखो PQ, तो अगला वाला में यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो गया R। अब चलो यहां तक आ गए। अब अगला वाला में भी क्या करना है, 1 छोड़ना है, 2 छोड़ दिए हैं तो अगला वाला में 1 छोड़ेंगे। तो V के बाद होता है W, तो W का अगला होता है X। ठीक है, यहां तक आ गया सब कोई। अब E के बाद क्या होता है, तो E के बाद देखो अब 2 छोड़ना है, तो FG, तो यहां पर H, DDRXH कहां पर आया, ऑप्शन बी में आया। बी वालों का जवाब परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, बी वाले सही है। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे, यह है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बजरंगी ने कहा, मैं इसके ससुर। ठीक है, चलो बजरंगी क्या बोल रहा है, एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है और बजरंगी बोल रहा है कि मैं इसके, मतलब कि बजरंगी अपने बारे में बता रहा है, मैं इसके ससुर। ठीक है, मैं इसके ससुर, ठीक है, माना वो जो भी है उसका ससुर का एकमात्र पुत्र। ठीक है, अच्छा ससुर का एकमात्र पुत्र, ठीक है, ससुर का एकमात्र पुत्र, तो उसका ससुर मतलब कि वो औरत है। ठीक है, तो क्योंकि वो देखो यहाँ पर एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, तो उसकी ससुर, ससुर का एकमात्र पुत्र। ठीक है, ससुर का एकमात्र पुत्र मतलब कि वो क्या हो गया, तो वह देखो बेटा हो गया। ठीक है, अब एकमात्र पुत्र के पुत्र मतलब कि, तो ये अपने बारे में ही बता रहा है। देखो बजरंगी जो है अपने बारे में ही बता रहा है, यहां पर मानो खुद बजरंगी है, बजरंगी का बेटा, तो बजरंगी का बेटा मतलब कि वो इसका कौन हो गया, तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है, पुत्र का पिता, तो फिर से वो घूम के अपने पर ही आ गया, तो वो अपने बारे में ही बता रहा है बजरंगी, यहां पर बजरंगी खुद है। तो इस प्रकार बजरंगी से वो किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी वाइफ है। ठीक है, बी वाले जो है बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि इसको इतना लिखते हैं, इसको इतना लिखते हैं, इसको इतना लिखते हैं, तो CARE को कितना लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, बस जिसके सामने जो संख्या है उसको उठा के लिख देना है। देखो C का सामने क्या है, तो C को देखो 5 लिखा जाता है। ठीक है, तो 5 हो गया। अब A को देखो, A को कितना लिख रहा है, 8 लिख रहा है। A के सामने देखो यहाँ पर भी देखो A के सामने तीसरा संख्या 8 ही है, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब R, तो R देखो यहाँ पर है, R को लिख रहा है 4, यहाँ पर भी देखो अंतिम में R है, अंतिम में 4 ही है, तो R की जगह पे 4 हो गया। अब E की जगह पे देखो 7 है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो E है, तो यहाँ पर भी 7 ही है, तो इस प्रकार 7 हो गया। तो जो सही जवाब है ये होगा देखो 5 8 4 7, डी वाले सही है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, 50 नंबर सवाल है आपका। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है कि सुमन, चलो जी माना कि यहाँ पर सुमन है। ठीक है, यहाँ पर सुमन, मानो सुमन को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, सुमन बोल रहा है, चलो सुमन को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मानो हमारी सुमन है, क्या बोला, सुमन उत्तर, तो ध्यान में रखिएगा ये देखो दिशा होता है, ऊपर में उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा होता है, इधर पूर्व दिशा होता है और इधर जो है पश्चिम दिशा होता है। ठीक है, क्या बोला, सुमन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। चलो ये माना ये 10 किलोमीटर है, तो सुमन जो है उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखो वो इस ओर खड़ा है, उसका मुंह जो है इस ओर है, तो इसका दायां इस ओर हुआ, वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तो उसका मुंह जब उधर रहेगा तो उसका दायां हाथ देखो इधर ही रहेगा, तो दाएं मतलब कि इधर मुड़ा, इधर मुड़ के कितना चला, तो इधर मुड़ के जो है देखो 6 किलोमीटर चला। अब फिर अभी देखो ये इस ओर इसका मुंह किए हुए है, अब क्या बोला, अब वह फिर से अपनी बाईं ओर मुड़कर बायां मुड़ रहा है। देखो अभी ये इधर मुंह करके खड़ा है, तो इसका बायां हाथ किधर है, इधर है, तो वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। चलो जी फिर से वो बायां मुड़ा और बायां मुड़कर कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, तथा पुनः अपनी बाईं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अभी देखो अभी उसका मुंह इधर है, तो उसका बायां किस ओर होगा, बायां इस ओर होगा, जब इधर का मुंह रहेगा तो दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर होता है,
तो इधर मुड़कर वापस कितना चला, 6 किलोमीटर चला, मतलब कि वो यहां पर आया। ठीक है, तो ये मानो चला है 6 किलोमीटर। ठीक है, तो बतावे सुमन प्रारंभ से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। ठीक है, तो सुमन देखो प्रारंभ उसका यहां से हुआ था, तो यहां से यहां का दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। और फिर यहां से यहां पे देखो खाली पड़ा, तो यहां से यहां का दूरी कितना है, 4 किलोमीटर, तो मतलब यहां से यहां 4 किलोमीटर और जोड़ दो, तो 10 और 4 कितना हो गया, तो 10 और 4 हो गया देखो आपका 14 किलोमीटर। अब बताना है किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, यहां पर है। तो यहां पर कौन सा दिशा है, ऊपर में, तो यहां पर था ना पहले, तो वो अपने ऊपर में खड़ा है, तो ऊपर में कौन सी दिशा होती है, देखो उत्तर दिशा होती है। तो इस प्रकार वो 14 किलोमीटर उत्तर में है। जो सही जवाब है यह है ऑप्शन बी। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। चलो अभी अभी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वो आपका 49 नंबर सवाल था, ये यहाँ पर आपका 50 नंबर सवाल आ गया। चलिए इसी के साथ जो है आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है आपके सामने, क्या देखो दिया हुआ है, 1 3 6 10 15, यहाँ पर वॉट लगा हुआ है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 36 है। 1 से 3 जाने में +2, 3 से 6 जाने में +3, 6 से 10 जाने में +4, 2 से 15 जाने में +5। अब 15 से यहाँ पर तो याद रखना +6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15 और 6 21। ठीक है, याद रखिएगा, आगे भी वही चल रहा है। देखो यहाँ से यहाँ कुछ ने 7 जोड़ा तो 28 आया, 21 और 7 28, 28 और 8 36 आया, सही गया। तो मतलब सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 21। ठीक है, इसी के साथ जो है आपके देखो 50 सवाल हो चुके हैं। सबको जरूर बताओगे कि आपने 50 में से कितने सवाल को सही किया। अगर आप सबने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी सभी लोग लाइक कर दें। सारे लोग जो है क्लास को सेशन को शेयर जरूर करेंगे, और जो ने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। और याद रखना है कि रोज शाम 7 बजे जो है अब से आपकी आर्मी जीडी एंड आर्मी ट्रेडमैन की क्लास आ रही है, तो सभी लोगों को इस क्लास में जरूर जुड़ना है। ऑल ऑफ यू बाय। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। अब मिलते हैं आप सभी से जो है सीधा कल की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। मिलेंगे आप सभी से सीधे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।